आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बाद दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कतर के पीएम के साथ की मुलाकात। घर में रोटी बना रही थी माया नरोलिया, बेटे के पास फोन आया और मिल गई राज्यसभा की खुशखबरी। मनोज झा और तेजस्वी के करीबी जाएंगे राज्यसभा, आरजेडी ने फाइनल किए 2 नाम। किसानों को ना उकसाए, ऐसा ना हो संभालना मुश्किल हो जाए। अब्दुल मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट, संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में पुलिस। अबू धाबी के मंदिर उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, इसमें मेरे ब्रदर हाइनस शेख मोहम्मद बिन जायद का बड़ा योगदान। शुरुआती रुझानों के आधार पर सुबियांतो ने किया जीत का दावा। कैंसर के इलाज के लिए रूस जल्द बनाएगा वैक्सीन। फाइटर ने गिरते पड़ते 21वें दिन 200 करोड़ का आंकड़ा किया पार। और रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह पर सस्पेंस, आज इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में उतरेगी भारतीय प्लेइंग 11। यूएई की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार रात को अपनी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। दोहा पहुंचने के बाद उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री के शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कतर के पीएम के साथ उनकी मुलाकात शानदार रही। दोनों नेताओं के बीच भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। मध्य प्रदेश भाजपा ने 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए बुधवार को 4 नामों की घोषणा की। इनमें एक नाम नर्मदापुरम की रहने वाली भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया का है। साथ ही डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, बंसी लाल गुज्जर को भी प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। माया नरोलिया नर्मदापुरम नगर पालिका अध्यक्ष रही है और उसी के बाद से नरोलिया प्रदेश की राजनीति में आगे आई। राज्यसभा उम्मीदवार की सूची में अपना नाम होने के बाद नरोलिया भाजपा की नीति को सबसे बेहतर बता रही हैं। उनका कहना है कि भाजपा की नीति रीति सभी के लिए एक जैसी है और इसी का परिणाम है कि आज मुझे राज्यसभा के उम्मीदवारों में शामिल किया गया है। जिस समय उन्हें राज्यसभा में नामित होने की जानकारी मिली, उस समय वे घर पर रोटियां बना रही थी। राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को घोषित किया कि मनोज कुमार झा और संजय यादव बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के एक बयान के अनुसार राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने उनकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता झा के लिए यह राज्यसभा में उनका लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी यादव संसद में पदार्पण करेंगे। दोनों उम्मीदवार आज गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक से अजय माकन, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर रोका गया है। किसानों का ये प्रदर्शन आज ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि किसान संगठनों ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं आज किसान नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी होनी है। किसानों को रोकने के लिए बीते 2 दिनों से उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन सीमाओं पर सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए कटीले तार और कंटेनर भी रखे गए हैं। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। उसने बनभूलपुरा में ढहाए गए मदरसे और प्रदर्शन स्थल का निर्माण किया था। उन्हें विध्वंस का जोरदार विरोध किया था। अधिकारियों ने कहा है कि वारंट पुलिस को उसके घर की तलाशी लेने और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक अन्य कदम उठाने की अनुमति देगा। इसके साथ ही पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की के लिए अदालत में याचिका भी दायर कर सकती है। इसी बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को मलिक की पत्नी साफिया द्वारा विध्वंस पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है।
मशहूर वकील सलमान खुर्शीद ने बनभूलपुरा निवासी की ओर से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दलील देते हुए कहा है कि उन्हें मुखबिल को क्षेत्र में विध्वंस से पहले अदालत में जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूएई की तारीफ करते हुए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वहां लोकतांत्रिक सरकार चलाने का पाठ भी पढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा है कि परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसका हर एक पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ माँ भारती के लिए है। 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश इंडोनेशिया में बुधवार को मतदाताओं ने नया राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान किया। मतदान के बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया। शुरुआती रुझान आने के बाद प्रबोवो सुबियांतो ने आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंडोनेशियाई मतदान एजेंसियों द्वारा की गई प्रारंभिक और अनौपचारिक वोटों की गिनती के अनुसार सुबियांतो को 57% से 59% के बीच वोट मिले, जिसमें से 80% से अधिक वोट मतदान स्थलों पर सैंपल के तौर पर गिने गए। हालांकि चुनाव अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और प्रबोवो के सामने चुनाव लड़े 2 उम्मीदवारों ने भी हार जीत के दावों को जल्दबाजी कहा है। रूस कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया है कि वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और वे अंतिम चरण में है। अपने एक संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, हम तथाकथित कैंसर के वैक्सीन और नई पीढ़ी की इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं के निर्माण में बहुत करीब है। मॉस्को फोरम में अपने संबोधन में व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इनका लोगों के इलाज के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकेगा। पुतिन ने यह नहीं बताया है कि प्रस्तावित वैक्सीन किस तरह से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाएगी। देश और कंपनियां कैंसर के टीके पर काम कर रही है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर सिनेमाघरों में डटी हुई है। रिलीज के शुरुआती 4 दिनों में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन इसके बाद फाइटर की कमाई का ग्राफ गिरता चला गया। फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन रिलीज के बाद इसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस निराशाजनक रही। फिल्म को रिलीज हुए 21 दिन यानी 3 हफ्ते हो चुके हैं और ये अपनी लागत भी नहीं वसूल पाई है। फाइटर की कमाई की बात करें, इस फिल्म ने 22.5 करोड़ से ओपनिंग की थी। टेक्निल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फाइटर ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 1.74 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फाइटर का 21 दिनों का कुल कलेक्शन 200.89 करोड़ रुपए हो गया है। भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 चुनना कप्तान रोहित शर्मा के लिए सिरदर्द हो सकता है। इसका कारण है टीम में विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स मौजूद नहीं है। कोहली निजी कारणों से और अय्यर चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर है, जबकि राहुल चौथे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं। इन दिग्गजों की गैर मौजूदगी का फायदा स्टार प्लेयर सरफराज खान को मिल सकता है। उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह उनके लिए डेब्यू मैच रहेगा। साथ ही विकेटकीपर केएस भरत भी फॉर्म में नहीं है।